नमस्ते स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था मिरर इक्वेशन, फोकल लेंथ, ये सब चीज़ें। आज हम उसका प्रैक्टिकल 3 न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। नो डाउट हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल्स भी किए थे, बट आई थॉट के थोड़े और प्रैक्टिस के लिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, स्क्वायर वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो देखो u तो आपका -25 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, फोकल लेंथ -10, क्योंकि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। ओके, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय इमेज ऑफ द वायर। अब देखो स्क्वायर वायर है, स्क्वायर वायर मतलब ऐसा जिसकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर की। तो इसकी इमेज की साइज क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। क्लियर हुआ? वो मिरर के सामने रखा गया है, ये मान लो मिरर है, ये मिरर है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर वायर 3 सेंटीमीटर का रखा गया। कितना दूर रखा गया? 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ उसकी क्या है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब हम ये चीजें कर सकते हैं कि भाई हम इसकी इमेज फाइंड कर ले, उसके बाद उसका मैग्निफिकेशन फाइंड कर ले, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। सो बाय मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f, 1/f मतलब -1/10, 1/v हमें फाइंड करना है, प्लस 1/u मतलब -1/25। इस साइड लेके जाओ, तो -1/10, ये प्लस माइनस माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। तो देयरफॉर एलसीएम इसका क्या ले सकते हैं? मैं तो इसका एलसीएम 50 ले सकता हूँ। इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, उसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और आंसर इज 1/v। ऐसा समझ में? तो इसका आंसर क्या आएगा? -3/50 इज इक्वल टू 1/v। देयरफॉर v की वैल्यू -50/3 सेंटीमीटर। ये क्या इंडिकेट करेगा कि इसकी इमेज जो होगी वो क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ओके, लिख लिया बेटा इतना सब लोगों ने? ठीक है, तो देयरफॉर हम फाइंड करेंगे m। m का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। -v कितना था? -50/3, और u कितना है? -25। m इज इक्वल टू, देखो ये माइनस माइनस तो कैंसिल, फिर भी माइनस रहा, 25, 50 और 25 भी कैंसिल, तो -2/3। -2/3 का मतलब क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड। बट लेस देन 1 मतलब वो क्या होगा? डिमिनिश। डिमिनिश मतलब उसकी साइज क्या हो जाएगी? छोटी। ओके, क्लियर हो गया? तो आपको पता है m इज इक्वल टू, उसका दूसरा फॉर्मूला भी है, hi/ho या h'/h। तो m कितना निकला? -2/3। hi कितनी है आपकी? हाइट ऑफ द इमेज 3, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज तो आपको फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 3, ये कट कर दो, देयरफॉर hi इज इक्वल टू क्या निकलेगा? -2, तो -2 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर था तो उसका इमेज भी क्या बनेगा? स्क्वायर ही बनेगा। तो देयरफॉर एरिया एंक्लोज्ड बाय इमेज इज इक्वल टू क्या होगा? साइड स्क्वायर। इमेज की साइड कितनी आई? 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बोलो सर -2 क्यों नहीं लिया? -2 क्या इंडिकेट करेगा कि इमेज क्या है? इन्वर्टेड है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लियर हुआ? पक्का? डन, आगे बढ़ते हैं फिर। An object is kept in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. An object is kept, okay, calculate the two possible distance of the object from the mirror. Question में बोला है the image formed is 3 times the size of the object. तो 3 टाइम्स, अबे 3 टाइम्स +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि उसकी फोकल लेंथ, सिंस वो कॉन्केव मिरर है इसलिए -15 सेंटीमीटर होगी। फर्स्ट, इफ m इज इक्वल टू +3, ठीक है, m इज इक्वल टू +3, तो बेटा आपको पता है m का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u, और दूसरा उसका फॉर्मूला होता है hi/h। ओके, हमें उसको -v/u वाले फॉर्मूला से ही लेना देना है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? 3 इज इक्वल टू -v/u। ओके, तो v इज इक्वल टू माइनस उस साइड जाएगा, वो हो जाएगा 3u। कैलकुलेट द टू पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें u फाइंड करना है।
आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना हो जाएगा -15, 1/v की जगह पे -3u प्लस 1/u। अब देख लो बेटा, ये ऊपर माइनस चला जाएगा, -1/15, ये माइनस भी ऊपर चला जाएगा, 3u प्लस 1/u। इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लोगे तो 3u एलसीएम आएगा तो -1, तो इसको ऊपर नीचे +3 से करना पड़ेगा। -1/15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3u, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये u ऊपर चला जाएगा तो u की वैल्यू कितनी आई -10 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपको m की वैल्यू 3 बनानी है तो उसका आंसर आएगा u -10 सेंटीमीटर। बट ये सिर्फ एक केस नहीं है, दूसरा ये भी हो सकता है। Now, if m is equal to real, that is -3, so therefore m का फॉर्मूला क्या होता है -v/u। -3 इज इक्वल टू -v/u, ये कैंसिल हो जाएगा तो v की वैल्यू कितनी आ गई 3u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू -10, 1/v की वैल्यू 3u प्लस 1/u, 1/-10। चलो इसका एलसीएम लोगे तो 3u आएगा, ये हो जाएगा 1 + 3, कितना हो जाएगा 1 + 3, अरे 10 नहीं है 15 है ना, सॉरी 1/15। ओके, ये माइनस को ऊपर भेज देते हैं, तो कितना आ जाएगा -1/15 इज इक्वल टू 4/3u। इसको कट कर दो 5, देयरफॉर u की वैल्यू ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। दोनों केस में आप देखोगे तो आपका u क्या आया माइनस ही आया, क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है बेटा, पक्का? ओके, नेक्स्ट, when the distance of an object or from a concave mirror is decreased from 15 cm to 9, the image gets magnified 3 times। जैसे देखो, अगर आपने ऑब्जेक्ट पहले 15 पे रखा था, अब आप उसको 9 पे लेके आ रहे हो, तब इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाई हो जा रही है। डन। देन द फर्स्ट केस मतलब जब 15 पे रखा था उसके कंपेरिजन 9 में 3 टाइम्स हो गया। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सबसे पहले तो आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3 टाइम्स हो रहा है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। इसका और एक फॉर्मूला होता है, अगर आप याद रख लो, इन टर्म्स ऑफ एफ एन यू, ये होता है f/f-u, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सर हाउ इज दिस पॉसिबल? तो मैं आपको बाजू में कैलकुलेट करके बताता हूँ। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इधर अगर मैं इसकी वन बाई यू को इस साइड लेके आ जाऊँ, 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v, तो ये क्या हो जाएगा u माइनस f अपॉन fu इज इक्वल टू 1/v। u को ऊपर भेज दो, तो u माइनस f/f इज इक्वल टू u/v, बट मैग्निफिकेशन v/u होता है, तो देयरफॉर v/u इज इक्वल टू f/u माइनस f, बट माइनस होता है, तो माइनस v/u इज इक्वल टू, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -f/u माइनस f, तो -v/u इज m। अब ये माइनस को मैं नीचे भेज दूं तो क्या हो गया f माइनस u, यहां से आया। ठीक है, अब क्लियर? अब क्यों कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, तो फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस, कौन सा केस है? जब u की वैल्यू कितनी है -15 सेंटीमीटर है, तो देयरफॉर m का फॉर्मूला क्या आएगा, m कितना आ जाएगा f अपॉन f माइनस ऑफ माइनस प्लस 15। इन सेकंड केस, इसको मैं मान लेता हूं, इसको मैं m1 मानता हूं। ठीक है, इन सेकंड केस u की वैल्यू कितनी आ जा रही है -9 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर m2 कितना हो जाएगा f/f प्लस 9। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि m1 इज इक्वल, सॉरी m2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स m1। m2 का फॉर्मूला f/f प्लस 9 इज इक्वल टू 3 टाइम्स f/f प्लस 15। f कैंसिल कर दो, ये इसको ऊपर लेके जाओ, f प्लस 15 इज इक्वल टू 3 टाइम्स f प्लस 9। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, जैसे देखो मेरा तो मैथ्स काफी वीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी f की वैल्यू आएगी -6 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में कौन सा दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की f हमेशा क्या होती है, माइनस नेगेटिव होती है। क्लियर हो गया? डन। तो आगे बढ़े अभी, अगर आप अलाउ करें तो, वरना नहीं बढ़ना, अगर आप अलाउ करें। डन। तो लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, इस लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है,
सो रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या होता है? So when a beam of light encounters मतलब another transparent medium, a part of light gets reflected back into the first medium while the rest enters the other. अगर एक मीडियम से वो लाइट टकराई और ये मीडियम ट्रांसपेरेंट है, ओपेक नहीं है, तो क्या होगी? पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, बहुत ही कम पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, दैट इज मोस्ट ऑफ द पार्ट इज रिफ्लेक्टेड इन द अदर मीडियम, मतलब जो दूसरे मीडियम में वो अंदर चला जाएगा। आप देख पा रहे हैं ना ये मीडियम में। A ray of light represents a beam. बीम मतलब बहुत सारी लाइट रेज आ रही है, बट हम उसमें एक लेते हैं बिकॉज प्रैक्टिकली अगर सॉल्व करना हो तो डायग्राम बनाने में भी इजी रखना हो तो बहुत सारी रेज बनाएंगे यहाँ पे। ऐसे देखो, ऐसे 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 बनाते ही जाओ आप, कितना ऑड लगेगा। तो इसलिए हम उसको एक बीम ही मान लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एन ऑब्लिकली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट एंटर्स द अदर मीडियम चेंजेस एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। ऑब्लिकली मतलब कोई एंगल बना के इस जगह पे गिरती है, अब वो दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा। देखो स्ट्रेट नहीं जा रही है, स्ट्रेट नहीं जा रही है, वो उसका पाथ क्या हो गया? चेंज हो गया, आया ना? बस वो पाथ क्या चेंज हुआ वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी वो जैसे ही दूसरे मीडियम में गई और उसका पाथ चेंज हो गया, उसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। स्नेल नाम के बंदे ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन किए थे दो लॉज। स्नेल्स लॉ आपने 10th में भी पढ़ा है, राइट। पहला लॉ क्या था? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट टू द इंटरफेस। टू द इंटरफेस मतलब यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल लाइन द सेम प्लेन। ये तो आपका रिफ्लेक्शन जैसा ही लॉ है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला पॉइंट सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, तो पहले इतना लिख लीजिए फिर दूसरा पॉइंट। पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, बराबर है। लिख लिया बेटा इतना? ओके, नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अब देखो जितना एंगल बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई, अब उनका रेशियो क्या है? वो रेशियो दैट इज साइन आई बाय साइन आर, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? n/1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, where n/1 is a constant called the refractive index of second medium with respect to the first medium. Second medium का refractive index with respect to first medium. Equation is the well known Snell's law of refraction, और इस इक्वेशन को Snell's law का भी बोलते हैं। बट एक बात ये याद रखना, we note that n/1 is a characteristics of the pair of media. pair of media, एक नहीं, एक medium नहीं, pair of media, which also depends on wavelength of light, but it is independent of the angle of incidence. हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस से कैसे इंडिपेंडेंट है? इसलिए आप बोलो सर साइन आई तो है, इसलिए इंडिपेंडेंट है बिकॉज जितना आई चेंज करोगे उस हिसाब से आर तो ऑटोमेटिकली चेंज होने वाला ही है। बट अगर आपने यहाँ पे इंसिडेंट रे वेवलेंथ चेंज कर दी तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी सब चीजें चेंज हो जाएगी, बट आई चेंज करने से तो आर तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा, इसलिए तो वो कांस्टेंट है, वरना कांस्टेंट थोड़ी होता। समझ रहे हो? तो ये बात है याद रखने के लिए कि भाई जितने एंगल पे आपने उसको फेंका उतने एंगल पे दूसरे एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगा, उतना सेम नहीं दूसरे एंगल पे, बट उनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा लिख लिया, फिर आगे देखते हैं। चलो, फ्रॉम इक्वेशन इफ n/1 is greater than 1, r is less than 9, that is the refracted ray bent towards the normal। n/1 का फॉर्मूला क्या था बताओ? n/1 is equal to sin i by sin r, बराबर है। तो जिनको नहीं दिख रहा उनके लिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। n/1 का फॉर्मूला क्या था? n/1 is equal to sin i by sin r। अगर ये n/1 ग्रेटर देन 1 हुआ, मतलब sin i by sin r ग्रेटर देन 1 हुआ, तो i बड़ा होगा r के कंपैरिजन में। इज ग्रेटर देन 1 मतलब i बड़ा r के कंपैरिजन में, राइट। दैट इज i इज ग्रेटर देन r। तो i ग्रेटर देन r मतलब r जो है वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा मतलब किसकी तरफ जाएगा? तो ये देख लो r कम है ना i के कंपैरिजन में, तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, एंड इन सच अ केस मीडियम 2 इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर और सिर्फ डेंसर इन शॉर्ट देन मीडियम 1। तो मीडियम 1 को क्या बोलेंगे? रेयर। ये आपने 10th में पढ़ा है, बराबर।
ऑन द अदर एंड इफ n21 इज लेस देन 1, मतलब अब समझ लो r इज ग्रेटर देन i, तो रिफ्रैक्ट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में क्या होगा, लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। दिस इज द केस व्हेन इंसिडेंट रे इज अ इन अ डेंसर मीडियम रिफ्लेक्ट्स इनटू अ रेयर मीडियम। मतलब फर्स्ट केस में क्या, रेयर टू डेंसर जाना, और सेकंड केस में क्या, डेंसर टू रेयर जाना। एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेना सिर्फ समझने के लिए, बाकी इसका कोई काम नहीं। ऑप्टिकल डेंसिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द मास डेंसिटी। देखो ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम अलग चीज है, मास डेंसिटी अलग चीज है। व्हाट इज मास डेंसिटी? व्हिच इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। it is possible that the mass density of an optically denser medium may be less than that of optically rarer medium। और जिसकी डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है बट उसकी मास डेंसिटी कम भी हो सकती है। whereas optical density is the ratio of speed of light in two media। for example turpentine and water, दो की बात करते तो mass density of turpentine is less than the water but its optical density is larger। mass density of turpentine is less than mass density of water, but optical density of turpentine is greater than optical density of water। so please वो confuse नहीं होना, वो density मतलब mass upon volume वाली नहीं, ठीक है। मान लेते if n21 is the refractive index of medium 2 with respect to 1 and n12 is the refractive index of medium 1 with respect to 2, then it should be clear that n21 और n12 का relation है, n21 और n12 का रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो प्लीज वो ध्यान से देखिए कि वो रिलेशन क्या है, मैं बताता हूँ। आपको पता है कि n21 इज इक्वल टू, मैं उसको क्या लिख सकता हूँ पता है, n21 को मैं लिख सकता हूँ v1 by v2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 with respect to velocity of light in 2। n12 को क्या लिख सकता हूँ, v2 by v1, ठीक है, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, n21 इंटू n12, तो दोनों को v1 v1 कैंसिल, v2 v2 कैंसिल, इसका आंसर आएगा 1। तो देयरफॉर n12 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 बाय n21, हो गया। n12 इज इक्वल टू 1 बाय n21, मतलब उसका रेसिप्रोकल, वो तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। n21 मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो n12 क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। It also follows that n32 is the refractive index of medium 3 with respect to 2, then n32 is equal to n31 into n12। ये भी आप लगा सकते हो। n32 मतलब अगर आपके पास मान लो n32 है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 पता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके बताता हूँ, ये देख लो, यहाँ पे देख लो, n31 क्या होगा, v3 by v1, n12 क्या होगा, v1 by v2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, n31 इंटू n12 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, v3 by v2, v3 by v2 मतलब n32, ओके। where n31 is refractive index of 3 with respect to medium 1। क्लियर हो गया, पक्का। ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, प्लीज अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप सब लोगों ने पढ़ी है इसको, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि कोई भी ग्लास स्लैब से आप रे पास करोगे, देखो ये इंसिडेंट रे है मेरी, ये इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बराबर है, क्योंकि रेरर टू डेंसर जा रहे हैं, फिर वापस डेंसर टू रेरर जाएगा, इसलिए बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट ओरिजिनल पाथ और जो बाहर निकली दैट इज इमर्जेंट रे, उनके बीच में एक शिफ्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। और दूसरी बात, I1 और R2 भी इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो अकॉर्डिंग टू अपना वो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, बराबर है, कोई भी चीज पैरेलल, देखो ये और ये भी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, समझ रहे हो, ये और ये इक्वल हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि ये इसको इमर्जेंट एंगल बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल इसलिए तो दोनों पैरेलल हुए ना, वरना थोड़ी पैरेलल होते हैं। अगर ये और ये सेम ही नहीं होते तो पैरेलल नहीं हो पाता है। फॉर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट टू इंटरफेस, दो जगह पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, पहला एयर ग्लास और दूसरा ग्लास है। It is easily seen from figure that R2 is equal to I1, तभी तो parallel, that is the emergent ray is parallel to the incident ray, there is no deviation, but it does suffer lateral displacement, deviation नहीं है but वो थोड़ा नीचे हो गया, which with respect to the incident ray।
इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में वो थोड़ा उसका शिफ्ट आया। अब कितना शिफ्ट आया वो ही देखना है हमें। अब उसके लिए एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है जो आपको काम में नहीं आएगा, बट फॉर एमसीक्यू और बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए वो जो शिफ्ट आता है लेटरल शिफ्ट, उस लेटरल शिफ्ट को हम नाम देते हैं लेटरल शिफ्ट, उसको हम नाम देंगे x। और उस x का फॉर्मूला है t, t मतलब थिकनेस, इनटू I1 1 minus n1 by n2। t is the thickness of slab, n1 is refractive index of medium 1, n2 is refractive index of medium 2। आया समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार आता है। t थिकनेस, I1 इज इंसिडेंट एंगल, सिंपल सी बात है भैया ये तो, ओके, इनटू 1 माइनस n1 बाय n2। क्लियर हुआ बेटा? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा लिख लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, obtain the relation between the real depth, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, and the apparent depth of the bottom of a tank filled with water when observed from air। ये तो आप सब लोगों ने देखा होगा, जादू भी होता है कि भाई, जादू क्या, घर पे ही देख लेना, पानी भरी बकेट रख लो, उसमें आप एक कॉइन डालो। अब आप कॉइन मेजर करोगे तो वो कॉइन आपको राइज्ड अप दिखेगा। कितना राइज अप, देखो यहाँ पे ओरिजिनल कॉइन, यहाँ पे कॉइन, बट आपको ये इमेज ऑफ द कॉइन थोड़ी ऊपर दिखेगी। आप वो चाहे उसको साइड वाले एंगल से देखो या स्ट्रेट देखो या इस साइड एंगल से देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में क्या रहेगा, वो राइज्ड अप ही रहेगा। कितना राइज्ड अप रहेगा, तो देख लो, एज शोन इन द फिगर द बॉटम ऑफ द टैंक इज H2, बॉटम ऑफ द टैंक इज H2, ओके। डेप्थ इन डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 इज इक्वल टू N, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N, ठीक है। when the bottom is viewed normally, exactly ऊपर से देख रहे हैं, observed at O dash instead of O as shown in figure, but हमें इमेज कहाँ पे दिखेगा, O dash instead of O। तो इसको जो हम बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ मतलब समझ रहे हो, जो रियल नहीं, रियल डेप्थ तो इतनी है, रियल डेप्थ कितनी है H2, H2 इज योर रियल डेप्थ, बट अपरेंट डेप्थ कितनी है H1, जो एक्चुअली में है नहीं बट वो हमें दिख रहा है। when it is viewed at some angle from normal, it is observed at O dash as shown in figure B। but अगर आप नॉर्मल के अलावा किसी एंगल से देख रहे हो, साइड से, तो भी आपको वो क्या दिखेगा, राइज्ड अप ही दिखेगा। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। समझ में आया मैं क्या बोल रहा था? देखो, जैसे हम अगर एग्जैक्टली नॉर्मली देखेंगे उसको, तो उसकी अपरेंट हाइट ये होगी और रियल हाइट ये पूरी होगी। अगर एंगल से देखोगे तो भी अपरेंट हाइट ये होगी, रियल हाइट ये पूरी होगी। ए बी अलग अलग फिगर है, ए मतलब एग्जैक्टली नॉर्मल से देख रहे हो, बी थोड़ा एंगल बना रहे हो, ठीक है। अब हम देखने जाएं तो रियल डेप्थ उसमें हमारी क्या है, रियल डेप्थ इज इक्वल टू H2 एंड अपरेंट डेप्थ हमारी क्या हो जाएगी, उसमें H1 हो जाएगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बेटा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हमें डेरिवेशन नहीं है, उसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है उसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू अपरेंट डेप्थ H1 बाय H2, ये उसका फॉर्मूला है। अब बोलो सर कहाँ से आया, वो हमें डेरिवेशन नहीं देखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1, मीडियम का n इज इक्वल टू H1 बाय H2, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, H2 बाय H1, और इसमें से हमें अपरेंट डेप्थ फाइंड करनी है, तो देयरफॉर H1 जो हमारी अपरेंट डेप्थ है उसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, H2 बाय n। H2 बाय n मतलब रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 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 मीडियम, ओके। एक फॉर्मूला याद रख लेना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है एयर हो,
एयर की जगह और कुछ भी हो। सो n डेंसर अपॉन n रेयर इज इक्वल टू क्या होगा, अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। ये बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। ओके, लिख लिया बेटा सब लोगों ने? कितना टाइम होगा? अभी तो 25 मिनट हुआ, आज का लेक्चर बहुत छोटा होगा। ओके, ये चीज आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। एक्चुअली सन इज विजिबल बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट फॉर सम टाइम। दिस इज व्हाई दिस इज ऑल ड्यू टू रिफ्रैक्शन। आपको पता है कि ये देखो यहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है, जैसे ही सन की रेज अंदर आई वो कहाँ पे होगी, अभी देखो हमारा एटमॉस्फेयर डेंस होता है, यहाँ पे वैक्यूम है इसलिए रेयर होगा, तो रेयर टू डेंसर इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर वो ऐसे पूरा बैंड होके हमारे आंख में आएगी। बट हम कभी भी लाइट को बैंड होते हुए नहीं देखते, हम उसको क्या देखते हैं, स्ट्रेट देखते हैं। तो वो हमेशा अगर नीचे है, उसका राइज नहीं हुआ है, फिर भी हमें वो राइज होता हुआ दिखता है, और सेट हो जाता है फिर भी हमें ऊपर ही वो दिखेगा। इसलिए सनराइज और सनसेट, बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट भी हमें वो दिखता है। The sun is visible a little before the actual sunrise and until a little after the actual sunset due to refraction of light through the atmosphere. By actual sunrise we mean the actual crossing of the horizon by the sun. Actual sunrise मतलब horizon से ऊपर जाएगा उसके बाद। Figure shows the actual and apparent position of the sun with respect to horizon. ये उसकी actual है, ये apparent। apparent मतलब जो नीचे है बट उसकी लाइट ऊपर से आ रही है, बैंडेड है, फिर भी हमें वो क्या दिखेगा, ऊपर दिखेगा। The figure is highly exaggerated to show the effect. Exaggerated मतलब रियल में इतना डिफरेंस नहीं आता है, हाँ, रियल में इतना डिफरेंस नहीं आता है। The refractive index of air with respect to vacuum is this. अब बोलो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर और वैक्यूम का तो दोनों का सेम है। नहीं जी नहीं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और इसका दोनों का एक वन नहीं है। वो तो लोअर स्टैंडर्ड में हम सेम लेते थे, अप्रोक्सीमेटली वन था इसलिए, बट रियल में एयर का 1.0029। Due to this, the apparent shift in direction of the sun is by about half a degree. सिर्फ आधा डिग्री चेंज होता है। आधा डिग्री में सर क्या फर्क होगा? आधा डिग्री मतलब ये देखो, ये आधा डिग्री भी नहीं है सर, ये तो कहाँ पे चेंज हुआ? बट आधा डिग्री वो अगर सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस तो देखो, इसलिए वो हमें क्या दिखता है। एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट। इसलिए एक्चुअल सनसेट और अपरेंट सनसेट में हमें 2 मिनट का फर्क आता है। जो आधा डिग्री आया ना, इसी के लिए वो हमें कितना डिफरेंस आया, 2 मिनट्स का डिफरेंस आया। कितने मिनट्स का डिफरेंस आया? 2 मिनट्स का। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये छोटी छोटी चीजें याद रख लेना। सो फाइनली आज के लिए लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल 9.5। द अर्थ टेक्स 24 आवर टू रोटेट वंस अबाउट इट्स एक्सिस। खुद के एक्सिस में रोटेट होने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। तो 24 आवर्स लगेंगे, तो इन 24 आवर्स अर्थ रोटेट्स थ्रू कितना डिग्री? 360 डिग्री होगा, ठीक है। हाउ मच टाइम डज द सन टेक टू शिफ्ट बाय 1 डिग्री व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ? तो सन को अगर 1 डिग्री शिफ्ट होना होगा तो कितना टाइम लगेगा? तो देख लो, कंपैरिजन करें। तो फॉर 24 आवर्स उसको कितना लग रहा है? 360 डिग्री। तो 1 डिग्री के लिए कितना, उसको मान लेते हैं हम टाइम t। देयरफॉर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? t इज इक्वल टू 24 आवर्स बाय 360। अभी आवर्स को अगर आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो 60 होल अपॉन 360। अगर इसको कट करोगे 6 तो इसका आंसर आएगा 4 मिनट्स। इसलिए तो देखो ना, 1 डिग्री के लिए 4 मिनट्स था, तो वो सनराइज और सनसेट में आधा डिग्री होता है, इसलिए वो 2 मिनट्स आया। अब समझ में आया बेटा? पक्का? किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना? बस दैट्स इट। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं, बहुत छोटा सा लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।